नमस्कार, मैं रेनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे किसानों की एक बड़ी भूमिका है। किसान ही हमारे देश के पोषक हैं, अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां कम से कम समय में हर रोज सुबह हम आपको देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर आप भी इस लाभ को देखते हुए ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस विषय पर तकनीकी जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा से। किसान भाइयों, आज हम ढींगरी मशरूम ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक पे चर्चा करेंगे। ढींगरी मशरूम के लिए किसान भाइयों माध्यम जो काम में लिया जाता है वह है गेहूं का भूसा या जौ का भूसा। ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्पादन करके किसान कम लागत में अधिक आय कमा सकते हैं। इसे उगाने के लिए उचित तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्में हैं प्लूरोड्स फ्लोरिडा, प्लूरोड्स सूजर काजू, प्लूरोड्स फ्लैबलेट्स। इसे किसान आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप भूसा ले लें। भूसे के लिए एक बोरी में 10 से 12 किलो भूसा आता है। 12 किलो अगर भूसा ले लेते हैं तो उसे आप 200 लीटर का एक ड्रम लें, उसमें 90 लीटर पानी डालें और इसमें आप भूसे को भीगने के लिए छोड़ दें। एक अलग बर्तन में 10 लीटर पानी लें। उस 10 लीटर पानी में 125 ml फॉर्मेलिन और 7.5 ग्राम कार्बनडेजिम बोवेस्टिन लें आप और उसमें मिला दें। यह प्रक्रिया रासायनिक उपचार बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस माध्यम को निर्जमीकृत कर सकें। निर्जमीकृत करने से इसमें मौजूद जो भी सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं या किसी प्रकार के कीड़े या व्याधि हैं इसमें, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। 12 से 16 घंटे तक इसे भीगा रहने दें। अगले दिन इसे आप सुबह निकाल दें। 2 घंटे के लिए किसी भी ढाल वाले फर्श पे इसको रख दें ताकि इसका जो एक्सेस पानी है, ज़्यादा जो पानी की मात्रा है वो बहकर इसमें से निकल जाएगी। अब आप इसको फैला लें। फैलाने से पहले पक्के फर्श को आप 2% फॉर्मेलिन से छिड़काव करके उसे निर्जमीकृत करें, उसे बिल्कुल कीटाणु रहित कर लें। अब इसमें आपको मशरूम का बीज मिलाना है। मशरूम का बीज स्पॉन के नाम से जाना जाता है। स्पॉन किसी भी विश्वसनीय संस्था से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत 100 रुपये प्रति किलो की है। अब इस भूसे में आपको स्पॉन मिलाना है। स्पॉन की दर गीले भूसे के वजन के आधार पर होती है। मान लीजिए आपने अगर 10 किलो भूसा अगर गीला करा है तो उसका वजन बढ़ के दुगने से लेकर 2.5 गुना हो जाता है। 20 किलो भूसे में 250 ग्राम स्पॉन मिलाना है। मिलाने के लिए इसमें थ्रू स्पॉनिंग, जिसमें संपूर्ण बिजाई आप काम में लें तकनीक, जिसमें पूरे भूसे के ऊपर आप इसको छिड़क दें स्पॉन को और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिलाकर पॉलीथीन की थैलियों में, पॉलीथीन की थैली 30 बाई 45 सेंटीमीटर, ध्यान रखें किसान भाई, 1 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची थैली आपको, लंबी थैली काम में लेनी है। थैली में इसको भर दें अच्छी तरह से, हल्के हाथों से दबाएं, ज़्यादा दबाएं नहीं। इसको भरने के बाद में किसान भाई नीचे से दोनों थैली के कोने को काट दें। कोने काटने के बाद इसके अंदर आप 10 से लेकर 15 छेद कर दें ताकि इसमें श्वसन की प्रक्रिया आसानी से की जा सके। इसके बाद ऊपर से प्लास्टिक की सूतली से आप इसे बांध दें। बांधने के बाद आप इसको किसी भी कमरे में, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, इस कमरे में ये 20 बाई 10 का कमरा है। आप देख रहे हैं बांस का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये आप आसानी से बना सकते हैं। 20 बाई 10 के में आपके 300 बैग आ सकते हैं। अब इस कमरे में रखने के बाद आपको क्या करना है कि आर्द्रता 75% से अधिक और तापक्रम 22 से लेकर 28 डिग्री के बीच में आपको मेंटेन करना है। तो कमरे में आपको आर्द्रता बनाए रखनी है 75% से अधिक, तापक्रम 22 से लेकर 28 डिग्री, ये परिस्थितियां आपको बनाए रखनी है। तो 15 से लेकर 20 दिन में ये माइसीलियम पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद आप किसान भाई इसको खोल लें, थैलियों को खोल के इस गट्ठर को बाहर निकाल लें और इसे लटका दें। उसमें कट लगा के उसमें चीरे लगा दें आप, ताकि उसमें से माइसीलियम निकलनी शुरू हो जाए। उसमें से छोटी छोटी खुम निकलनी शुरू होगी। 3-4 फ्लश आते हैं। 10 दिन में एक फ्लश आएगा, 10 दिन के बाद दूसरा। इस तरह कुल 2 महीने का इसका समय है। 1 महीना इसका फलन शुरू होने में लगता है और उसके बाद 1.5 महीने तक मशरूम आती रहती है। तो 3 से 4 कुल फलन आपको इसमें मिलेंगे और 1 किलो
भूसे से आपको करीब इसकी बायोलॉजिकल इफिशियंसी की बात करें तो करीब 50 से लेकर 90% तक इसकी उपज प्राप्त होती है। किसान परिपक्व मशरूम की सही पहचान करके तैयार मशरूम की तुड़ाई करें और ध्यान रखें कि मशरूम बीज से टूटे नहीं। तोड़े गए मशरूम को उचित स्थान पर रखकर ग्राइंडिंग करके बाजार में बेचें, जिससे अधिक मूल्य मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इस ढींगरी मशरूम को आप सुखा सकते हैं। सूखने के बाद जब इसको कट की आवाज़ आए इसको तोड़ने पे, तो आप ये मान लें इसमें नमी 9 से 10% से कम हो गई है। तब ये मशरूम आप थैलियों में पैक करके इसमें कुछ छेद करके आप इसको बाज़ार में भेजने के लिए तैयार है। गीली मशरूम भी किसान भाई अगर चाहें, इस सूखी मशरूम को 10 मिनट के लिए अगर गर्म पानी में डालें तो ये मशरूम वापस खाने योग्य हो जाती है। आप इसे उसके बाद भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाई अगर इसका खेती करें तो ये मान लें कि 1 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो करीब 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये तक की आमदनी उसे प्राप्त होती है। ऑयस्टर मशरूम के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कुछ किसान। बटन मशरूम जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा खाया जाता है, अगर हम यहाँ पर इसका उत्पादन करेंगे तो हमें मार्केट यहीं उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जयपुर जो मुहाना मंडी है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी है, हम वहाँ पे भी इसको बेच सकते हैं और इसका अच्छा खासा हमें प्राइस मिलेगा। मशरूम के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली थी। उसके लिए हमने कई बार यूट्यूब से जानकारी ली, कई बार हमने किताबों में पढ़ा। हमने इसके गुण के बारे में देखा कि जो इसके मेडिसिन गुण है, या उसके अलावा इसके अंदर जो 16 तरीके के म्यूटेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास में सूक्ष्म और मेजर दोनों तरीके के मिलते हैं। उनको अगर हम देखेंगे तो 16 तरीके के मेजर न्यूट्रेंट्स इसके अंदर हैं, जिसको अगर हम आम नागरिक जब उसको यूज़ करने जाता है तो उसके लिए उसको अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सारे न्यूट्रेंट्स आपको एक ही तरीके के मशरूम के अंदर आपको मिल जाते हैं। मशरूम में सेलेनियम पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और यह प्रोटीन से भरपूर फाइबर युक्त भोजन होता है, जिसमें कई प्रकार के विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और कॉपर, पोटेशियम, मिनरल जैसे कि फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। इनमें वसा, सोडियम और कैलोरी कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह ऑर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। और इसमें कई तरह के मशरूम जो होते हैं रोगों के निदान के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने सरसों बुवाई देरी से की है, उनकी ये फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और फसल की इस अवस्था में कई हानिकारक कीट पौधों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी है। इस बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, सरसों जिन किसान भाइयों ने समय पे लगा दी है और कुछ किसान भाइयों ने अगर देरी से लगाई है, और अगर उनकी 35 से 40 दिन की फसल है, तो उस वक्त आपको किसान भाइयों अधिक पैदावार लेने के लिए आप जरूर ये ध्यान रखें। किसान भाइयों, इसमें सरसों का अगर आपके वैसे तो 12 क्षेत्रों में बोया जाता है, लेकिन इसमें दो बार सिंचाई की जाती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, फूल आने से पहले 40 या 45 दिन पे आपको सिंचाई करनी है, और दूसरी आपको किसान भाइयों 70 से 80 दिन पे आपको सिंचाई करनी है। अगर एक ही सिंचाई अगर कम पानी उपलब्ध है तो किसान भाइयों आप 60 दिन के फसल पे आप इसको सिंचाई कर दें, इससे आपके निश्चित तौर पे पैदावार में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, सरसों की फसल में इस समय कई तरह के खरपतवारों की अधिकता होती है, तो ऐसे में जरूरी है कि समय रहते खेत से खरपतवारों को निराई गुड़ाई द्वारा निकाल देना चाहिए और घने पौधों की छटनी अवश्य करें, जिसमें पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। इसके बाद बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, तो शेष बची यूरिया को 34 से 40 दिनों की फसल में प्रयोग करें। इस वक्त आप किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें कि अब अगर तापमान में कमी ज़्यादा होती है, और तो आप देखेंगे कि मोइला का आक्रमण भी बढ़ने वाला है, तो आप खेतों में जगह जगह आप येलो ट्रैप या पीले पाश लगा लें। इससे क्या होगा, जो कि मोइला जो है वो वहाँ आके चिपक जाएगा। इसको आप ये जरूर ध्यान रखें, करीब 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर इसके हिसाब से लगा दें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि एक मित्र कीट है जिसको आप लेडी बर्ड बीटल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दिन के करीब 25 से 30 एफिड्स को खाता है। लेडी बर्ड बीटल की संख्या को अगर बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आप क्या करें, 100 लीटर पानी के अंदर 500 ग्राम आधा किलो गुड़ मिला लें और उसका घोल बनाकर खेत में चारों तरफ छिटक देंगे। तो इससे क्या होगा, लेडी बर्ड
बीटल की संख्या में वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका नियंत्रण जैविक तरीके से नियंत्रण किया जा सके। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब आपके अग्रभाग पे मतलब आर्थिक हानि स्तर अगर 10 से 15 सेंटीमीटर, जब सरसों का आप ये देखेंगे, अगर इस अग्रभाग पे आप देखेंगे जो सेंट्रल आपका भाग है इस पर 10 सेंटीमीटर पे अगर आप देखेंगे कि अगर 20 से 25 मोइला है तो किसान भाइयों आपको उस वक्त आपको दवाई छिटकना है। इसके पहले आप ये जरूर ध्यान रखें अगर आर्थिक हानि स्तर से जनसंख्या ज़्यादा होने पर आप मिथाइल डेमेटोन है या मोनोक्रोटोफास है, इसको किसी भी एक सर्वांगी इंसेक्टिसाइड को आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि पत्तियों पर बहुत सी बार आप सर्पिलाकार आकृतियाँ बन जाती है जिसको आप लीफ माइनर कहते हैं। उसमें आप देखेंगे किसान भाइयों जो इसका वयस्क होता है लीफ माइनर का, वो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल खाता रहता है, हरा भाग खाता रहता है और आप देखेंगे कि बहुत सारी धारियाँ बन जाती है, सर्पिलाकार धारियाँ बन जाती है जिससे पैदावार में भी कमी होती है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं या मोनोक्रोटोफॉस को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, तो इन रोगों की सही पहचान क्या है और रोगों की रोकथाम के लिए किसान कौन सी दवा लें, कितनी मात्रा में घोलकर छिड़काव करें, इसकी जानकारी इस प्रकार से है। जहाँ तक किसान भाइयों अपन बीमारियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एक तो पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं जिसको कि ब्लाइट के नाम से या झुलसा रोग के नाम से भी जाना जा सकता है। इससे पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही धब्बे बनने पड़े लगे उस वक्त आपको बाविस्टीन है या M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी बार वातावरण में नमी या आर्द्रता की ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त आप देखेंगे कि पत्तियों से सफ़ेद कलर का चूना निकलता है, तो उसको वाइट ब्लिस्टर या सफ़ेद रस्ट के नाम से, वाइट रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एल्बुगा कैंडिडा करके एक फफूंद के नाम से फैलता है। तो ये 2 तरह से होता है, एक तो लोकल होता है और एक सर्वांगी होता है। लोकल में आप देखेंगे कि पत्तियों के या तने के ऊपर ही उसके सफ़ेद धब्बे बनेंगे, लेकिन जब सिस्टमिक या सर्वांगी रूप लेगा तो आप देखेंगे जब फूल बनने लगेंगे, जो पुष्पांग होंगे उसके, वो उसकी आकृति से कई ज़्यादा गुना बड़े हो जाएंगे और पत्तियों से मतलब पुष्पांग जो होगा एक गुच्छे तरह हो जाएगा, तो जिससे पैदावार भी नहीं बढ़ेगी और ये बीमारी फिर आगे से आगे चलती रहेगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें कार्बेंडाजिम को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए या फिर किसान भाइयों रिडोमिल को हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए या टेबुकोनाजोल को हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, फूल वाली अवस्था पे किसान भाइयों किसी भी तरह का कीटनाशक छिड़काव नहीं करें। इस तरह किसान भाइयों सरसों में बताए गए सभी तरीकों का सही समय पर अगर प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी पैदावार उत्पादन में वृद्धि होगी। जिन किसानों ने गेहूं की बुवाई कर दी है अब वे फसल प्रबंधन पर ध्यान दें, जिसके अंतर्गत आज हम गेहूं में खरपतवार प्रबंधन और रोग नियंत्रण की बात करेंगे, क्योंकि इनके कारण फसल से मिलने वाली उपज काफी कम होती है। तो आप इसके लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर अभयदीप गौतम से। तो जो किसान भाई गेहूं की बुवाई कर चुके हैं वो अपनी जो भी गेहूं की बुवाई की है उसमें जो भी खरपतवार नियंत्रण की समस्या आती है उसमें जो प्रमुख हमारे जो खरपतवार हैं, जैसे गेहूं का मामा है या चौड़ी पत्ती वाले हैं या सकरी पत्ती वाले, जो भी हमारे खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए जो प्रमुख दवाएं हैं वो है आपका सल्फोसल्फ्यूरान और मिडसल्फ्यूरान। ये दवा ऐसी है जिससे कि आप जो है चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवारों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरान की 25 ग्राम प्लस मिडसल्फ्यूरान की 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। घास की दवा का प्रयोग करने की बात है किसान भाइयों, पहली सिंचाई जो कि आपकी गेहूं में 21 से 25 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के अंतर करने के बाद ही आप घास की दवा का प्रयोग करें, जिसके कि आपका जो भी खरपतवार होगा वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। तदनुसार प्रथम सिंचाई के 2-3 दिन बाद पतली कुदाली या रोटोवीटर से मिट्टी को ढीला करें एवं खरपतवार भी निकालें। अंतरकर्षण से जड़ों को आवश्यक हवा, पानी और पोषक तत्व सुगमता से प्राप्त होते रहते हैं, जिससे पौधों का समुचित विकास होता है। दरअसल अंकुरण के बाद गेहूं के पौधों में सेमिनल जड़ें निकलती हैं, जो पानी व भोजन की तलाश में मिट्टी में नीचे की ओर तेजी से बढ़ती हैं। यदि मिट्टी सख्त हो तो वो ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं और उनकी बढ़वार अवरुद्ध हो जाती है, जिससे नन्हे पौधों को
पर्याप्त भोजन व पानी नहीं मिलता है। गेहूं में दूसरी व तीसरी गुड़ाई क्रमशः 30 से 35 व 40 से 45 दिन में, सिंचाई के 2 से 3 दिन पश्चात करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात किसान भाई गेहूं के फसल में है, वो रोगों की बात आती है। गेहूं में महत्वपूर्ण रोग है वो है आपका गिरोई रोग, जो कि 3 प्रकार से आता है। आपका पहला होता है ब्लैक रस्ट, दूसरा ब्राउन रस्ट, तीसरा जो है येलो रस्ट होता है। ब्लैक रस्ट आपका जो है स्टेम पे आता है, जिसको कि हम स्टेम रस्ट भी बोलते हैं या तना गिरोई आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि तने पे आपकी काली काली धारियाँ बन जाती हैं, काले काले पाउडर आ जाते हैं, धारियाँ बन जाती हैं, जो कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा आपका ब्राउन रस्ट आता है, वो इसका प्रकोप आपका पत्तियों पर दिखाई पड़ता है, जिसमें कि पीले और हल्के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और तीसरा आपका येलो रस्ट होता है या येलो गिरोई आप उसको कह सकते हैं, जिसको कि स्ट्रिप डिजीज़ बोलते हैं। इसमें पत्तियों पे पीले कलर की धारियाँ बन जाती हैं, जिससे कि आपका ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप प्रोपोकोनाजॉल और हेक्साकोनाजॉल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी की मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से है। आप इसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण निदान मिल जाएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सगरा, जिला हनुमानगढ़ के मोतीलाल ने। आपने अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, अमरूद का सबसे विनाशकारी और महत्वपूर्ण रोग उकठा रोग है, जो फ्यूजेरियम नामक फफूंदी के कारण से जड़ों से ये बीमारी लगती है और विशेष तौर से बरसात में ये बीमारी ज़्यादा उग्र रूप धारण करती है। तो इसके प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी ये है कि पौधों के आसपास बाग में हम साफ़ सफाई रखें और साफ़ सफाई के बाद फिर जैविक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। जैविक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, जिसकी यदि 2.5 किलोग्राम मात्रा 50-60 किलोग्राम अच्छे सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिला करके 6-7 दिन तक छाया में रख लें और उसको बोरा से ढक दें। फिर 6-7 दिन बाद उसका 5-5 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से थालों में चारों तरफ डाल दें और नमी बनाए रखें, तो उकठा रोग कम लगता है और ये बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी रासायनिक दवा है, जिसमें कार्बेंडाजिम पाउडर एक आता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से पौधों में छिड़काव किया जा सकता है या सूखी मिट्टी में मिला करके थालों के आसपास डालना चाहिए, परंतु ध्यान ये रखें कि पौधों के आसपास नमी बनी रहे। तो इस तरीके से उकठा रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का अच्छा और सस्ता विकल्प है अजोला। जाड़े के मौसम में मछलियों में लगती हैं कई बीमारियां, अपनाएं जरूरी उपाय। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।